Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसा कि हमारी मैथ्स की लेक्चर सीरीज चल रही थी और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पेरीमीटर एंड एरिया यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल, जिसमें कि हम परिमाप और क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट हमने केवल अभी परिमाप के कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे और जिसमें कि हम लोगों ने बात कर ली थी रेक्टेंगल और स्क्वायर की, यानी कि आयत और वर्ग की हम लोग बातें कर चुके थे, उनके बारे में हम समझ चुके थे, उनके क्वेश्चंस को हमने देख लिया था। और आज हम जिन फिगर्स के बारे में देखने जा रहे हैं उनका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, और हम देखने वाले हैं सर्कल के बारे में यानी कि वृत्त के बारे में। इन दोनों में हम देखेंगे कि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई हम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं सबसे पहले ट्रायंगल की यहाँ पे बात करती हूँ तो ट्रायंगल में मुझे पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने से पहले ट्रायंगल्स के टाइप्स पता होने चाहिए। तो आइए कि करके उन टाइप्स को देखते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो अगर मैं इनके साइड्स के बेसिस पे इसको डिवाइड करती हूँ, क्लासीफाई करती हूँ, तो मुझे 3 टाइप के ट्रायंगल्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला है हमारे पास इक्विलेटरल, दूसरा है हमारे पास आइसोसीलेस और तीसरा है हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल। अब देखो इन तीनों ट्रायंगल्स की क्या खास बात, एक बार इनका हिंदी में भी नाम देख लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं समबाहु, इसको हम बोलते हैं समद्विबाहु और स्केलन को हम बोलते हैं विषम बाहु। अब देखो हिंदी वाले तो शायद नाम से ही समझ पा रहे होंगे, समबाहु का मतलब जिसकी सारी बाहें समान हो यानी कि जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल, जिसकी 2 बाहें समान हो उसको हम बोलते हैं आइसोसीलेस, और जिसकी कोई भी बाहें, ठीक है, कोई भी साइड्स समान ना हो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। अब आपको एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझ में आएगा कि इस तरीके यहाँ से जो क्वेश्चन है, आपकी जो टाइप से क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। वैसे तो चांसेस बहुत कम रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, बट स्टिल कई बार वो आपसे इन टर्म्स पर ही क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हमें इन टर्म्स के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमसे एक ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा गया है जिसकी साइड्स हमें दी गई हैं 7.8, 6.5 और 5.9। अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था जब मैंने पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर मुझे किसी भी फिगर की पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप निकालना हो, तो हम केवल क्या करते हैं, उन तीनों साइड्स को ऐड कर देते हैं और उसका पेरीमीटर निकल आता है। अब देखो एक तो उसने सीधा सीधा यहाँ से पेरीमीटर पूछ लिया तो आप आराम से इसका जवाब दे सकते हो, ऐड कर दोगे तीनों साइड्स को, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो शायद आपसे एडिशन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता था कि आपको साथ ही साथ ये भी बताना था कि किस टाइप का ट्राइंगल है इन तीनों में से। तो आपको हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये तीनों जो साइड्स हैं अलग अलग है, यानी कि जो ट्राइंगल है ये किस टाइप का है, ये है हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस करके, हेर फेर करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आई होप इस फिगर का आप पेरीमीटर सब लोग आराम से निकाल पाओगे। सिर्फ सिंपली आपको तीनों को ऐड करना है, 7.8, 6.5 एंड 5.9। तो देखिए जब आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 14 और 8, ये हो गया आपके पास 22, देन ये हो गया 9 और 6 15 और 20, यानी कि 20.2 सेंटीमीटर आपके पास इस ट्राइंगल का क्या आ गया, पेरीमीटर। इसी तरीके से आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, या मैं कहूँ कि इसी के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9.4 सेंटीमीटर। इस बार उसने बात कर दी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। तो अगर आप किसी स्टूडेंट को इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में नहीं पता तो बहुत चांसेस हैं कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। अब देखो सीधा सीधा इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि इसकी तीनों साइड्स हमारे पास क्या होने वाली हैं, बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है, जिसको मैं ए मान लेती हूँ, तो ऐसी फिगर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो हम सिंपली बता सकते हैं 3, यानी कि जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कितना साइड दिया हुआ है हमें यहाँ पे 9.4। तो अगर मैं सिंपली इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा यहाँ पे सीधा सीधा आंसर आने वाला है। तो 4 3 12, 9 3 27, 28.2 सेंटीमीटर, ये आ चुका मेरा इसका आंसर। तो अब अगर किसी स्टूडेंट को इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में पता है तो वो सीधा सीधा यहाँ पे 3a का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई इक्विलेटरल है, तीनों साइड्स बराबर होंगी, इसलिए जो पेरीमीटर है वो 3 हो गया।
तो बस मैं इसीलिए आपको ये सारे ट्राइंगल्स के टाइप्स को पहले समझाना चाहती थी। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि अब हमारे पास है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हमें दिया हुआ है, जिसकी जो इक्वल साइड्स है वो हैं 8.5 और जो थर्ड साइड है यानी कि मान लेते हैं कि कोई हमारे पास त्रिभुज है इस तरीके का जिसकी ये दो साइड्स बराबर हैं और ये तीसरी साइड है। तो ये जो तीसरी साइड है ये तो हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इसी के साथ ही हमें दिया हुआ है 8.5 और ये भी दिया हुआ है 8.5। तो सिंपली अब हम इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीनों साइड्स को आपको ऐड करना है। अब अगर आप बुक्स देखोगे तो आपको इसी के फॉर्मूले दे देगा वो क्या कि 2a + b है ना। तो 2a कौन सी हो गई हमारी, जो साइडें सेम है, और b कौन सी हो गई, जो साइड हमारी डिफरेंट है। तो इसमें फॉर्मूला करने की यहाँ पे भी आपको कोई नीड ही नहीं थी। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। 17 में जब आप 7 ऐड करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आंसर। तो इसी टाइप से बस आपसे ट्राइंगल में से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। और यहाँ पे केवल हमने किस पार्ट को कवर किया है, यहाँ पे अभी केवल हमने परिमाप के पार्ट को कवर किया है ट्राइंगल के। चलिए इसी तरीके से अब हम मूव करते हैं सर्कल की तरफ यानी कि वृत्त की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सर्कल के बारे में। अब जैसे कि देखो सर्कल में अभी तक जितनी भी हमने फिगर्स पढ़ी उन सब में क्या था कि हमें कोई ना कोई साइड्स देखने को मिल रही थी, चाहे 2, 3, 4 इस तरीके से हमें साइड्स देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर मैं सर्कल की बात करती हूँ तो सर्कल में तो मुझे किसी तरह की कोई साइड्स देखने को मिलेगी ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम इसके परिमाप को पेरीमीटर ना बोल के हमने किसको अलग नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हिंदी में इसको बोला जाता है परिधि। तो अब हम देखेंगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सर्कल से रिलेटेड, उनके केस में हम इस परिधि को, सरकमफेरेंस को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सर्कल में आगे बढ़ने से पहले, सरकमफेरेंस को समझने से पहले हमें कुछ 2-3 टर्म्स और हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मेरे पास ये इस तरीके का एक सर्कल है, ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं इसके परिधि तक, ठीक है, इसके सरकमफेरेंस तक, सेंटर से अगर मैं इसकी सरकमफेरेंस तक कोई एक लाइन खींचती हूँ तो इसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। इसी तरीके से अगर मैं इस रेडियस को आगे एक्सटेंड कर देती हूँ इसी डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और कहाँ तक ले जाती हूँ, उसकी सरकमफेरेंस तक फिर से ले जाती हूँ, तो इस लेंथ को हम क्या बोलते हैं, इस पूरी लेंथ को हम बोलते हैं डायामीटर यानी कि व्यास। तो डायामीटर एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है और सेंटर से पास भी होती है, उसको हमने क्या बोला, इसका वृत्त का व्यास। ठीक, तो अब मैंने आपको ये 2 टर्म्स क्यों बताई, क्योंकि हमें सरकमफेरेंस में बहुत हेल्प करने वाली हैं। कैसे? क्योंकि अगर मैं सरकमफेरेंस के डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करूँ सर्कल के केस में, तो ये होता है हमारे पास 2πr। 2πr ये होता है हमारे पास का फॉर्मूला, जहाँ पे कि हम सब जानते हैं कि जो पाई का मान होता है वो 22/7 या फिर 3.14 अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन हम उसको ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें डायमीटर और रेडियस को भी समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं रेडियस एक साइड पे ड्रॉ कर रही हूँ, सेंटर से इस साइड पे एक लाइन ड्रॉ करके इसको कनेक्ट कर रही हूँ, अगर मैं सेंटर से इसी साइड पे एक और कनेक्ट कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर। यानी कि यहाँ से मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि ये भी मेरे पास आर है और ये भी मेरे पास आर है, तो अगर मैं दोनों आर को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर। यानी कि मेरे पास यहाँ से डायमीटर में और रेडियस में एक रिलेशन आ चुका है, क्या कि D = 2r, यानी कि जो व्यास होता है किसी भी सर्कल का, किसी भी वृत्त का, वो उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। अब देखो इसको फॉर्मूले में कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr, तो मैं इस 2r को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, d। तो एक फॉर्मूला यहाँ से हमारा और बन गया जिसको हम बोलते हैं πd। तो अब अगर क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन में हमें रेडियस दी गई है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें समझाई हैं। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ से सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से परिधि से पूछे जा सकते हैं। और फिर जब हम एरिया की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से जो सरकमफेरेंस का, जो पेरीमीटर का हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा, वो कैसे हमें एरिया के क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, किस तरीके से दोनों से मिला के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं।
तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि हमें एक ऐसे वृत्त की सरकमफेरेंस यानी कि परिधि ज्ञात करनी है जिसकी की जो रेडियस है वो है हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर। तो हमें सी निकालना है सरकमफेरेंस, जिसका कि फॉर्मूला होता है 2πr, और यहाँ पे मैंने रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे r पता है। तो r हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 10.5। सिंपली बस इसको सॉल्व कर देंगे, 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रख दी और r की जगह पे जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 10.5 हमने उसको पुट कर दिया। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ही जाएगा 1.5 टाइम्स, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 30 और 30 यानी कि 3 बचेगा और इसको हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो ये आ चुका है हमारे पास इस सर्कल की सरकमफेरेंस यानी कि इस वृत्त की परिधि हमने निकाल दी। ये तो था कि हमें जब रेडियस गिवन हो, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमें व्यास पता है यानी कि डायमीटर पता है। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि अब हमें ऐसे ही सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन एक तरह से अगर मैं कहूँ तो, कि जहाँ पे बस हमें क्या कर दिया है, त्रिज्या की जगह हमें व्यास दे दिया गया है। और व्यास कितना दे दिया गया है, फिर से हमें जो व्यास है वो 10.5 दे दिया गया है। तो अब हम जानते हैं कि अगर हमें सरकमफेरेंस निकालनी हो तो पाई डी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा 10.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.5 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा आपके पास, 33 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जब त्रिज्या पता हो तो हमें कैसे निकालना है, जब व्यास पता हो तो हमें कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या आए हुए हैं। तो अब देखिए, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस बार हमें क्या दिया हुआ है, सरकमफेरेंस यानी कि परिधि हमें दी हुई है और हमें रेडियस ज्ञात करनी है। तो परिधि हमें कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें 176 और हमें निकालना क्या है, r हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो अब हम सब फॉर्मूला जानते हैं c का 2πr, c हमें दिया हुआ 176 2 इंटू 22 इंटू ये हो गया r। सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट तो ये जाएगा इससे 88 टाइम्स, 22 से जाएगा ये 4 टाइम्स, यानी कि जो r है वो आ चुका है 28 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 चला जाएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर। तो अगर अब आपको परिधि पता है तो आप यहाँ से त्रिज्या भी निकाल सकते हो। सेम इसी क्वेश्चन में हम अप्लाई करके देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे d निकालना होता, यानी कि अगर हमें यहाँ पे व्यास निकालना होता तो हम कैसे करते। मान लीजिए कि अब हमें ये 176 सेंटीमीटर फिर से सरकमफेरेंस दिया हुआ है और इस बार हमें d निकालना है। तो वैसे तो हमें पता है कि जो रेडियस अगर हमें पता है तो इसका डबल ही होगा। तो देखते हैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में करके देख लेते हैं। तो c का फॉर्मूला हम किस केस में क्या लगाएंगे, पाई डी। c कितना है 176 और ये हो जाएगा 22/7 इंटू डी। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 से करेंगे तो 88 और ये 11, इससे जाएगा ये 8 टाइम्स, यानी कि 7 8 जा चुका है 56 सेंटीमीटर और ये आ गया हमारे पास d। तो आपने देखा कि अगर हमें सरकमफेरेंस पता है तो हम उसकी हेल्प से रेडियस या फिर डायमीटर जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं कुछ एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है और जो कि हमारे सीधा सीधा परिधि पर या फिर सरकमफेरेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देखिए, अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमें एक कार है, ठीक है, जिसको कि हमें बताना है कि 500 रिवोल्यूशंस में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, जबकि जो हमारे पास पहिए का डायमीटर है वो दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर। यानी कि कोई हमारे पास पहिया है, ठीक है, एक इस तरीके का जिसका कि हमें डायमीटर दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि जब ये 500 रिवोल्यूशंस ले लेगा यानी कि 500 बार घूम लेगा तो कितना डिस्टेंस ये कवर कर चुका होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स इसी चीज़ में कन्फ्यूज जाते हैं कि हमें यहाँ पे एरिया निकालें कि पेरीमीटर निकालें यानी कि सरकमफेरेंस निकालें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम निकालते हैं सरकमफेरेंस यानी कि परिधि। अब देखो क्यों, क्योंकि देखो जब आप ये चक्कर लेगा, जब ये राउंड लेगा सड़क पे, ठीक है, तो इसका कौन सा वाला जो पार्ट है वो हमारी सरफेस को टच करेगा, तो केवल यही वाला पार्ट तो इसकी सरफेस पे टच होके आएगा, ठीक है। एरिया से तो यहाँ पे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई चीज़ टच में हो ही नहीं रही है, केवल क्या चीज़ें दोनों कांटेक्ट में आ रही है, इसकी सरकमफेरेंस और रोड का सरफेस। तो जितना ये सरफेस, ठीक है, जितना इसका जो एरिया है, जितना इसकी जो लेंथ है, सॉरी, वो सरफेस को टच करेगी उतनी ही वो
किलोमीटर्स या जो डिस्टेंस है वो कवर अप कर पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिवोल्यूशन टाइप्स क्वेश्चन में हमेशा हमें क्या निकालना होता है, हमेशा 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 हम क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में भी सर्कमफेरेंस निकालनी है, बस फ़र्क ये है हमें बताना है सर्कमफेरेंस के कितने रेवोल्यूशंस वो ले रहा है, तो हम उसी टाइम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं पाई डी वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 77। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा आपके पास 242 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 500 रिवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या आया है कि एक रिवोल्यूशन में वो जो पहिया है वो कितना डिस्टेंस कवर कर पाएगा। ये आ चुका है 242। हमें निकालना क्या है 500 रिवोल्यूशंस में। तो सिंपली हम क्या करेंगे 242 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 500 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 × 10, 5 4 × 20, 21, ये आया 5 2 × 10 और 11 12, यानी कि इतना सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में तो बहुत बड़ा लग रहा है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ हम सीख चुके हैं, चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और चाहे आप इसको किलोमीटर में, जैसे आपका मन करे। तो क्योंकि मेजरमेंट वाले पार्ट में हम सीख चुके थे कि सेंटीमीटर से अगर हमें मीटर में जाना हो तो हमें कितने से 2 0 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 2 0 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 121 मीटर। और अगर बाई चांस आपसे उसने क्वेश्चन जो है किलोमीटर्स में आंसर दिया हुआ हो तो हम जानते हैं कि इसको हम 3 0 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.21 किलोमीटर्स। जिस भी फॉर्म में आपके ऑप्शंस में आंसर दे रखा हो वो आप टिक लगा के आएंगे। अब देखो यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। देखो जैसे कि आपके यहाँ पे 3 आंसर्स आ गए, ठीक है, हो सकता है वो डेकामीटर में, डेसी सेंटीमीटर में भी आपको आंसर दे दे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि सारी जो मेजरमेंट की यूनिट्स आपको बताई गई हैं वो आपको यूज़ करनी है, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब देखो वो ऑप्शन किस तरीके से बना के देगा, वहाँ पे ना वो तीनों ही ऑप्शन डाल देगा और एक ऑप्शन और डाल देगा। अब इसमें से पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, तो आपको वहाँ पे कन्वर्जन्स को आना, उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कन्वर्जन्स को समझते हैं तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। तो इसलिए आपको अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान से अपने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसी टाइप के। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है फिर से कि एक हमें पहिए का व्यास दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया है कि उसको कितने रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे 1.65 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर अप करने के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, पहले तो जो आपको व्यास दिया हुआ है वो सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, वहीं आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो किलोमीटर्स में दिया हुआ है, तो आपको इन्हें सबसे पहले तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे इस बार रेवोल्यूशंस पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कभी भी आपसे हाउ मेनी की बात करी जाती है तो हम हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे हाउ मेनी को निकालने के लिए डिवाइड। लेकिन अब बात आती है कि किस चीज़ को डिवाइड करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि जब भी रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा सर्कल से रिलेटेड तो हम वहाँ पे क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस। तो हम जो हमारी सर्कमफेरेंस निकल के आएगी और जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है हम उन दोनों को डिवाइड करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं सर्कमफेरेंस। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, डायमीटर हमें दिया हुआ है कितना, 70 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे पाई डी, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 70, यानी कि ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर। अब देखो हमें रेवोल्यूशंस पता लगाने हैं, तो रेवोल्यूशंस बराबर डिस्टेंस अपॉन सर्कमफेरेंस यानी कि सी। अब डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर्स में दिया हुआ है कितना, 1.65 किलोमीटर्स। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, इनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए ये हो जाएगा 1.65, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 0 से हम कर देंगे डिवाइड, और इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें 2 0 से करना पड़ेगा इसको यहाँ पे हमें करना पड़ेगा इसको डिवाइड और यहाँ पे हमें करना था मल्टीप्लाई। देखिए सॉल्व करोगे आप इसको इस तरीके से, हम जीरो उठा के बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करा रही हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना आए। तो देखो 3 जीरोज़ हैं, सीधा सीधा 3 जीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और सॉल्व करेंगे हम फर्दर इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11। ये इसको हम 11 से काट लेते हैं, 11 1 जा, 11 5 जा और ये आ जाएगा 11 2 जा और ये गया 50।
यानी कि ये आ चुका है हमारे पास 750 रेवोल्यूशंस, यानी कि अगर इस पहिए को इस व्यास के साथ 1.65 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर अप करना है तो उसको 750 रेवोल्यूशन वहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो आपने देखा कि सर्कमफेरेंस के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से हम अप्लाई फॉर्म में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके कहलाते हैं अप्लाइड फॉर्म। तो अप्लाइड फॉर्म में किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी हमने डिस्कस करा। तो अभी तक हम लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल और सर्कल के बारे में डिस्कस कर लिया। अब दो फिगर्स आपकी और बचती हैं जिसमें से कभी कभी वो क्वेश्चंस पूछ लेता है, जो कि हैं हमारे पास रोम्बस और एक है हमारे पास पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, अभी रोम्बस और पैरेललोग्राम क्या है? ये भी एक तरह के हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, लेकिन अब इन क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात होती है, जैसे कि आज तक हम लोगों ने स्क्वायर देखा होगा, ठीक है। अब स्क्वायर की हमने प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी कि सारी साइड से बराबर होती हैं, सारी साइड्स के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन अभी रोम्बस क्या है, अगर मैं इसी स्क्वायर को टिल्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये बन जाता है मेरे पास रोम्बस। ठीक, अब इस रोम्बस की क्या खास बात है? एक तो हमें चीज़ तो समझ में आ रही है कि सारी साइड्स तो अभी भी बराबर रहेंगी, लेकिन जो ये हमारा साइड्स के बीच में एंगल बनता था 90 डिग्री का, अब वो एंगल 90 डिग्री का नहीं रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे दोनों डायगोनल्स बराबर होते थे, तो यहाँ पे हमारे दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं रहे, लेकिन एक खास बात कि अभी भी एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि अभी भी एक दूसरे को समद्विभाज करते हैं, कितने पर? 90 डिग्री पर, जैसे कि हमारे पिछले केस में कर रहे थे। तो कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलेंगी, कुछ यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के लिए तो ये चीज़ें सेम रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पेरीमीटर की बात करती हूं तो मैंने भी आपको कहा पेरीमीटर का केवल रिलेशन होता है उनकी साइड से। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये जो स्क्वायर है इसको जब मैंने टिल्ट कर दिया तो ये रोम्बस बन गया, तो साइड्स तो हमारी यहाँ भी बराबर रहने वाली हैं। मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर इसका जो फॉर्मूला था वो 4a है, तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला रहने वाला है वो 4a ही रहने वाला है पेरीमीटर के लिए, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आती है। लेकिन अब हम देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा वो यहाँ पे आपको साइड्स नहीं देगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उसको देखते हैं। तो जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि आपको क्या करना है, एक रोम्बस का पेरीमीटर निकालना है, जबकि उसके डायगोनल्स हमें दिए हुए हैं 10 और 24। तो छोटा वाला 10 होगा, बड़ा वाला 24, ये तो हमारे पास एक कॉमन समझने वाली बात है। अब आपको इस जो रोम्बस का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। मैंने आपको अभी भी एक प्रॉपर्टी बताई कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कहाँ पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि इसकी पूरी लेंथ 10 है तो इसकी जो आधी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 5। इसी तरीके से अगर इसकी पूरी लेंथ मेरे पास कितनी है? 24, तो जो आधी लेंथ है वो हो जाएगी 12, ठीक। और एक चीज़ और बताई कि 90 डिग्री पर काटते हैं, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि मुझे इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो मुझे इसकी साइड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो, अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो, अगर मैं इसको इस तरीके से एक नाम दे देती हूँ ABCDO, तो अगर हम ध्यान से देख पा रहे हैं तो जो ट्राइंगल AOB है, या फिर ट्राइंगल BOC है, या फिर COD, या फिर DOA की मैं बात करूँ, तो ये सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स बन चुके हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल की खास प्रॉपर्टी होती है कि जो वहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब देखो, अगर मुझे परपेंडिकुलर पता है और मुझे बेस पता है, तो क्या मैं इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। और जैसे ही मेरे पास हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण आ जाएगा तो वैसे ही मैं इस फिगर का पेरीमीटर निकाल सकती हूँ। तो क्या मुझे पता होना चाहिए? सिंपली अगर मुझे किसी एक साइड का वैल्यू पता चल जाए तो मैं इसका पेरीमीटर निकाल सकती हूँ। तो उसकी साइड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को भी बेस मान लो, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 144, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 169 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं जो 169 होता है किसका रूट होता है? ये होता है हमारे पास 13 का, यानी कि जो h है, ये वाली जो साइड है ये मिल चुकी है 13। अब तो सिंपली हम जानते ही हैं कि इसका जो पेरीमीटर होता है स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर, यानी कि ये होता है 4 × 13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 52 सेंटीमीटर आंसर। अभी जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको यहाँ पे इसलिए कराया ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये जो प्रीवियस ईयर है इसी टाइप से बस आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको एक कॉन्फिडेंस आ सके कि हाँ अब हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना था कि इस जो रोम्बस होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से हम उसको पेरीमीटर के लिए जो चीज़ हमसे बोली गई है निकालने के लिए कैसे हम उसको अपने क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम टू सेम हम रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को भी देख सकते हैं। कैसे?
हमने देखा था रेक्टेंगल एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं और जो एंगल होता है इनकी साइड्स के बीच में वो 90 डिग्री का होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। अब इसी तरीके से अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करती हूँ तो वही सेम चीज़ अगर मैं इसको टिल्ट कर देती हूँ तो ये बन जाता है पैरेललोग्राम। इसमें भी वही केस रहने वाला है कि ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर रहेगी और ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर और पैरेलल रहेगी। लेकिन फिर से अगर मैं इसके डायगोनल्स की बात करती हूँ, विकर्णों की बात कर लेती हूँ, तो जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं रहने वाले हैं, लेकिन वो फिर से एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, यानी कि बाइसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता, फिर से मान लो कि इस बार वो आपको यहाँ पे क्या दे देता, इस बार वो मान लीजिए आपको यहाँ पे इनके दोनों के डायगोनल्स दे देता और फिर आपसे बोला जाता कि यहाँ पे आप इस ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसका आप पेरीमीटर निकाल दीजिए, तो वो भी हम कैसे निकाल लेते, जैसे कि हम रेक्टेंगल का निकालते थे 2l+b करके। तो आई होप आपको ये जो पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट था पूरा का पूरा समझ में आया होगा। हमने लगभग जो हमारे 2D फिगर्स थी सारी फिगर्स को कवर अप कर लिया है यहाँ पे, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे सर्कल हो, रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सारी चीज़ों को हम कवर अप कर चुके हैं। स्टिल आपको अगर पेरीमीटर के कोई क्वेश्चन में किसी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको ये पूरा लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए हैं तो, और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सब लोग इसको देख सके, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं टाटा एग्जाम के लिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम देखेंगे एरिया के कॉन्सेप्ट को, यानी कि क्षेत्रफल के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।